हाय फ्रेंड्स, मैं अवधेश और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग अभी अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अग्नि की उड़ान। प्रोफेसर साराभाई जब भी तुम्बा आते थे तो पूरी टीम के साथ बैठ करके समस्या करते थे। कभी भी निर्देश नहीं देते थे, बल्कि विचारों के साथ एक खुला आदान प्रदान होता था और हमेशा वो एक नया रास्ता सुझाते थे। हम प्रयत्नशील होकर के हल भी खोज लेते थे। शायद उनको यह पता होता था कि हालांकि एक लक्ष्य विशेष को लेकर वह सुनिश्चित हो सकते हैं और उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त निर्देश भी देते थे। लेकिन हो सकता है कि उनकी टीम के सदस्य उस एक लक्ष्य को लेकर काम करने का विरोध कर दें जिसका कि उनके लिए कोई अर्थ नहीं निकलता हो। उन्होंने किसी भी समस्या का सामूहिक समझ बनाकर ही हल निकालने के लिए रास्ता अपनाया था, जो कि एक प्रभावशाली नेतृत्व की विशेषता होती है। एक बार उन्होंने मुझे कहा, देखो मेरा काम फैसला लेना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या ये फैसला मेरी टीम के सदस्यों को मान्य है कि नहीं मान्य है। प्रोफेसर साराभाई ने बहुत सारे फैसले लिए थे जो आगे चलकर कई लोगों के जीवन का मिशन बने। हम खुद अपने रॉकेट बना सकें, हम अपने उपग्रह प्रक्षेपण और उपग्रह बना सकें, यह सब एक एक करके नए बल्कि साथ साथ हुआ एक बहुआयामी तरीके से। साउंडिंग रॉकेट के लिए पेलोड के विकास में एक निश्चित पेलोड प्राप्त कर फिर उसे रॉकेट में लगाने के बजाय हमने विभिन्न संगठनों तथा अलग अलग जगहों पर काम कर रहे पेलोड वैज्ञानिकों से इस पर विचार विमर्श किया। मैं आज भी कह सकता हूं कि साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम की सबसे ठोस उपलब्धि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी आपसी विश्वास कायम करना और उसे बनाए रखना रही है। प्रोफेसर साराभाई ने मुझे पेलोड वैज्ञानिक की मदद करने का जिम्मा सौंपा। उस समय भारत की ज़्यादातर प्रयोगशालाएं साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम से जुड़ी हुई थीं। हर एक का अपना मिशन था, अपने लक्ष्य थे और अपने पेलोड थे। इस पेलोडों को रॉकेट में इस तरह लगाए जाने की ज़रूरत है कि ताकि वे उड़ान की कठिन परिस्थितियों में भी सुचारू रूप से काम कर सकें। तारों के अध्ययन के लिए एक्सरे पेलोड्स लगाए थे। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में गैसों के संगठन का विश्लेषण करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी मास स्पेक्ट्रोमीटर युक्त प्राय पेलोड लगाए गए थे। वायुमंडल की परिस्थितियाँ उसकी दिशा एवं गति जानने के लिए सोडियम पेलोडाइड्स का इस्तेमाल किया गया था। मैं सिर्फ TIFR और अनुसंधान प्रयोगशाला भौतिकी के वैज्ञानिकों के साथ ही नहीं, बल्कि अमेरिका, सोवियत, रूस, जर्मनी और जापान के पेलोड वैज्ञानिकों के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए था। मैंने प्राय खलील जिब्राल्टर को पढ़ा है और उनकी बातें मुझे बुद्धिमत्तापूर्ण लगती हैं। बिना स्नेह के बनाया गया भोजन उस अन्न के समान है जिसे व्यक्ति खा लेता है तो, लेकिन वह भोजन उसकी आधी भूख ही शांत कर पाता है। जो लोग किसी काम को दिल लगाकर नहीं करते बल्कि बेमन से करते हैं, उन्हें भी आधी अधूरी ही सफलता मिलती है और इससे उन्हें अप्रसन्नता घर करने लगती है। अगर आप एक लेखक हैं और एक वकील या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपका लेखन पाठकों को कुछ देगा तो सही, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं कर सकता। अगर आप एक शिक्षक हैं जो शिक्षक कम और व्यवसाय ज़्यादा है तो आप छात्रों की आधी ज़रूरत ही पूरा कर पाएंगे। आप वैज्ञानिक हैं जिसे विज्ञान से लगाव नहीं है, ऐसी सूरत में आप काम को संतोषजनक तरीके से नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका मिशन पूरा नहीं हो सकता। कड़ी मेहनत करते रहने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर व्यक्तिगत अप्रसन्नता या असफलता कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रोफेसर ओंदा एवं सुधाकर जैसे इसके अपवाद भी हैं जिन्होंने अपने विशेष गुणों, व्यक्तित्व, अंतःप्रेरणा और शायद हृदय के भीतर सपने साकार करने की इच्छा से ही अपने काम को जी जान से पूरा किया। वे अपने काम से भावनात्मक रूप से इस कदर जुड़ जाते थे कि सफलता की उनकी कोशिशों में जरा से भी कोई कमी नहीं होती थी और ना ही वो व्यथित होते थे। पेलोड प्रिपरेशन लेबोरेटरी में सुधार कर मेरे सहकर्मी थे। प्रक्षेपण के पूर्व हम सोडियम और थर्माइड मिश्रण को भर रहे थे तथा दबाव उत्पन्न कर रहे थे। तुम्बा में उस दिन काफ़ी गर्मी एवं उमस थी। ऐसी छोटी प्रक्रिया के बाद सुधार और पेलोड के रूप में
यह पुष्टि करने गए कि क्या सोडियम और थर्माइड का मिश्रण पूरी तरह से भरा जा चुका है या नहीं, तभी अचानक सुधाकर के माथे से पसीने की एक बूंद सोडियम पर गिर गई। से पहले मुझे बाहर निकाला, उसके बाद खुद अपने जख्मी हाथों को ठीक करते हुए वो भी मुस्कुराते हुए बाहर निकला। इतना भयंकर विस्फोट हुआ था कि उसकी गूंज आज भी मेरे कानों में और साथ में मेरे आंखों के सामने गूंज जाती है। सोडियम के ऊपर पानी का एक छोटी सी बूंद भी एक भयंकर विस्फोट के लिए काफ़ी होता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक के लिए रहेगी और इसका जो बाकी हिस्सा मैं आपको आगे भी सुनाता रहूँगा। थैंक यू।